नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कुरिल आइलैंड डिस्प्यूट में आपको बताऊंगा। देखिए, जब से ये ओवरऑल रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है, तब से एक कंट्री जापान बिल्कुल ही रशिया के अगेंस्ट खड़ा नजर आया है। और कहीं ना कहीं इसकी वजह कुरिल आइलैंड है। कुरिल आइलैंड कुछ ऐसे आइलैंड है जो एक समय पे जापान की सोवरेनिटी के अंडर थे, लेकिन 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार गया, रशिया ने, मतलब उस समय के सोवियत यूनियन ने, जापान से आइलैंड्स हथिया लिए। उसके बाद बीच में सोवियत यूनियन ने इनको पपलू दिया कि 2 आइलैंड वापस दे देते हैं। जापान ने बोला नहीं नहीं भाई, हम तो सारे वापस लेंगे। अब एक को वापस ना मिल रहा। तो किस प्रकार से जापान ने अपनी गलती के चलते कुरिल आइलैंड्स छोड़ दिए। बीच में एक मौका आया था कि थोड़ी जमीन वापस ले लें, वो भी सही समय चलते इन्होंने नहीं ली। कहते हैं ना कि पापा बच्चे को टॉफी दिलाने गए, बच्चा बोल रहा नहीं मुझे बर्गर चाहिए। पापा ने बोला टॉफी खा लो, बच्चा बोला नहीं बर्गर चाहिए। बच्चा नाराज हो गया, उसने बोला मुझे नहीं खानी टॉफी, तो पापा घर वापस ले आए। अब बच्चा बोला टॉफी दे दो, तो पापा बोल रहे कुछ नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा ही हो गया यहाँ पे जापान के साथ। देखते हैं क्या हुआ है, आपको समझाता हूँ रिसेंटली न्यूज में क्यों है। तो देखिए, जापान यहाँ पे 4 आइलैंड्स का नाम ले रहा है और कह रहा है कि भाई रशिया ने इन 4 आइलैंड्स को इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है। जापान ने एक्चुअली में यहाँ पे एक लेटेस्ट वर्जन निकाला है डिप्लोमेटिक ब्लू बुक का। डिप्लोमेटिक ब्लू बुक क्या होती है? तो जापान की डिप्लोमेटिक ब्लू बुक एक एनुअल रिपोर्ट होती है जापान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के ऊपर। 1957 से लेके अब तक ये रिपोर्ट पब्लिश हो रही है। और ओवरऑल इस रिपोर्ट में जापान ने बड़ी ही स्ट्रांग लैंग्वेज का प्रयोग किया है और रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन को क्रिटिसाइज किया है। और साथ साथ इन्होंने यहां पे टॉपिक छेड़ा है कुरिल आइलैंड का। कुरिल आइलैंड का टॉपिक अक्सर कर जापान छेड़ता रहता है, बट ओवरऑल अब कुछ मतलब नहीं रह गया इस टॉपिक को छेड़ने का। ये जो 4 आइलैंड्स है ना, इधर जापान है और इस तरफ आगे कुरिल आइलैंड्स की चेन है। ये 4 आइलैंड्स के ऊपर डिस्प्यूट है। मैं बता दूं, ये चार के चारों आइलैंड अभी जापान के कब्जे के अंदर है, सॉरी रशिया के कब्जे के अंदर है। ठीक है ना। और जापान इनको वापस पाना चाहता है। जापान इनको बोलता है नॉर्दर्न टेरिटरीज, रशिया बोलता है नहीं भाई ये तो कुरिल आइलैंड का पार्ट है। देखिए, पूरा का पूरा कुरिल जो टेरिटरी है ना, इनको नहीं क्लेम कर रहा है जापान। कुरिल आइलैंड के जो साउथ के 4 आइलैंड है उनको क्लेम कर रहा है। इस पर्टिकुलर नक्शे को देखो। पहले तो मैं आपको बड़ा नक्शा दिखा देता हूं, चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। यहां पे आपको रशिया नजर आ रहा है। ये आपको सखालिन आइलैंड नजर आ रहा है। ये सखालिन आइलैंड है रशिया के पास। एक समय पे ये आधा आइलैंड भी जापान ने कब्जा लिया था, उसकी भी हिस्ट्री बताऊंगा आपको। इधर आपको नजर आ रहा है जापान। और ये जो टेरिटरी आपको दिख रही है इतनी यहां फैली हुई, ये वाली, ये है आपकी कुरिल आइलैंड। ठीक है, यहां पे अपने बड़ा नक्शा देख लिया तो चीजें थोड़ी समझ में आ जाएंगी। अब पहुंचते हैं जापान के नॉर्दर्न मोस्ट हाईलैंड के ऊपर, जो कि है होकाइडू। होकाइडू यहां पे आपको कहां नजर आ रहा है? तो थोड़ा सा इस इंक को हटा के आपको दिखाता हूं। होकाइडू आइलैंड ये नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर नक्शे पे आपको होकाइडू दिख गया। अब यहां पे आपको होकाइडू दिखाते हैं। ये होकाइडू आइलैंड। इस होकाइडू आइलैंड के नॉर्थ में 4 आइलैंड्स हैं जिनको सदर्न कुरिल बोलता है। बेसिकली आपका रशिया। और जापान कहता है कि नहीं ये हमारे पार्ट है, नॉर्दर्न टेरिटरीज के पार्ट है। तो समझते हैं ये कौन कौन से 4 आइलैंड है। यहाँ पे लाल रंग में वो आपको आइलैंड्स दिख रहे हैं। मैं अपना ये जो कलर है, इस कलर को बदल देता हूं ताकि आपको इसको दिखा पाऊं। हाँ, तो ये 4, एक तो ये दिख रहा है आपको कुनाशीर आइलैंड। ठीक है ना। ये अभी रशिया के कंट्रोल, सोचिए होकाइडो के कितने पास है, लेकिन रशिया ने कब्जा रखा है। फिर यहां पे आपको दिख रहा है इतुरुप आइलैंड। ओके, इसको इतोरोफू भी कहते हैं। फिर इधर आपको दिख रहा है शिकोतान आइलैंड। और उसके नीचे यहां पे आपको दिख रहा है हबोमाई आइलैंड। यार ये हबोमाई आइलैंड, शिकोतान आइलैंड, कुनाशीर आइलैंड, ये तो बिल्कुल ही होकाइडो के बगल में, एकदम ही जापान के बगल में है। और इन आइलैंड को भी यहां पे रशिया ने कब्जा रखा है। तो जापान यहां पे बहुत फ्रस्ट्रेटेड है यार, ये 4 आइलैंड तो हमको दे दो। और इन्हीं को यहां पे ओवरऑल जापान बोलता है कि ये हमारी नदर्न टेरिटरीज हैं। और इन्हीं 4 आइलैंड्स के ऊपर 22 अप्रैल को ये जो डिप्लोमेटिक ब्लू बुक रिलीज की है ना जापान में, इसने फोकस मारा है। जापान एक्चुअली में यहां पे एक लॉस्ट कॉज को लड़ रहा है। रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर कब्जा किया और जमीन कब्जाई है, इससे हो सकता है कि जापान के पॉलिसी मेकर्स को पता चल गया हो कि भैया अब तो ये आइलैंड लेने बहुत ही इंपॉसिबल से हो गए। तो यहाँ पे जापान ओवरऑल बुरी तरीके से प्रेशर डाल रहा है, जैसे न तैसे करके आइलैंड मिल जाए। बट बहुत मुश्किल है मिलने। हिस्ट्री को समझाता हूँ, चीजें आपको समझ में आएंगी। तो ये जो कुरिल आइलैंड है, देयर आर चेन ऑफ आइलैंड स्ट्रेचिंग फ्रॉम जापानीज आइलैंड ऑफ होकाइडू टू साउदर्न टिप ऑफ काम चटका पेनिसुला। तो इधर देखो, होकाइडू के यहां से शुरू हुए आइलैंड ये फैले 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 यहां पहुंच गए। ये कामचटका पेनिनसुला है। कामचटका पेनिनसुला किसका पार्ट है? तो भाई आपका रशिया का पार्ट है। ये आइलैंड चेन सेपरेट करती ऑखॉट सी को नॉर्थ पैसिफिक ओशन से। तो भाई देखो यहां पे कैसे सेपरेट करती है, एक बार फिर से इंक हटा देते हैं। इधर आपको दिख रहा है सी ऑफ ऑखॉट्स।
सी ऑफ अखॉट्स किससे चारों तरफ से घिरा हुआ है? तो एक तरफ रशिया है, वैसे तो तीनों तरफ रशिया है, लेकिन ये मेनलैंड रशिया हो गया, इधर कामचटका पेनिनसुला हो गया, नीचे की तरफ हो गया सखालिन आइलैंड, और एक तरफ हो गया कोरल आइलैंड, ये जो स्टेट जा रही है। तो कोरल आइलैंड, कामचटका पेनिनसुला, सखालिन और मेनलैंड रशिया के बीच में आता है सी ऑफ अखॉट्स। और सी ऑफ अखॉट्स और पैसिफिक ओशन, नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन को अलग करने वाले जो आइलैंड्स हैं वो है आपको यहाँ पे कोरल आइलैंड। नक्शे में देख के पता चल गया। टोटल 56 आइलैंड्स है, कुछ यहाँ पे माइनर रॉक्स हैं, और जो बेसिक डिस्प्यूट है वो 4 आइलैंड को लेके है। ठीक है, वो 4 आइलैंड के नाम मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं। ये रिंग ऑफ फायर बेल्ट में आता है। रिंग ऑफ फायर बेल्ट आपको पता है कि पैसिफिक ओशन के चारों तरफ अगर आप देखो तो जो ओशनिक प्लेट है वो सबडक्ट हो रही है कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे, और इसके चलते बहुत सारे वॉल्केनिक एमिशंस होते हैं, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। अगर आप देखो तो कोरल आइलैंड के अंदर 100 वॉल्केनोज है, 35 इसमें अभी भी एक्टिव है। कोरल आइलैंड पे अर्थक्वेक और टाइडल वेव्स नॉर्मल प्रॉब्लम है, जो कि आइलैंड टोपोग्राफी में होती ही है। अब ये जो साउदर्न कोरल आइलैंड है, जिसको क्लेम करता है यहाँ पे जापान, नॉर्दर्न टेरिटरीज बोल के, इसमें 4 आइलैंड आते हैं, मैं पहले बता चुका हूं नाम, इतुरुफु, कुनाशिरी, शिकोतान और हाबुमाई। इनकी जो लोकेशन है वो भी मैं आपको नक्शे पे दिखा चुका हूं। आइलैंड्स जापान क्लेम कर रहा है, लेकिन पूरी तरीके से कब्जे में किसके? सोवियत। देखो पूरे जो बाकी आपके नॉर्दर्न कोरल आइलैंड है वो तो वैसे ही रशिया के पास है, सदर्न वाले भी रशिया ने कब्जा रखे हैं। जापान के समय पे एक समय पे पूरे कुरिल आइलैंड के ऊपर कब्जा था, लेकिन अब कब्जा यहां पे रशिया का। जापान बोला 4 तो दे दो, 4 भी नहीं दे रहा रशिया यहां पे। ओके, अब हम समझते हैं कि ये आइलैंड किस समय पे किसके कंट्रोल के अंदर थे। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे जो इंडिजीनियस जनता है इन आइलैंड्स पे और इसके आसपास के इलाकों में, ये है एनु पीपल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो एनु पीपल है ये कहाँ की इंडिजीनियस आबादी है? याद रखिएगा, एनु, दीज एनु आर द इंडिजीनियस पीपल ऑफ लैंड सराउंडिंग द सी ऑफ ओखोत्स, इंक्लूडिंग हुकाइडो आइलैंड, नॉर्थ ईस्टर्न होन्शु आइलैंड, सखालिन, कुरिल। तो इसके आसपास के इलाके में जो भी इलाके हैं वहां पे जो मेन लोग रहते हैं वो एनु लोग हैं। ओवरऑल जो जापानीज है वो रशियंस इन सब इलाकों में बाद में आके सेटल हुए। अब बात करते हैं कुरिल आइलैंड चेंज की। तो आपको पता है दोस्तों, 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हारा, उससे पहले पूरे के पूरे कुरिल आइलैंड जापान के कब्जे में थे, और आधा सखालिन आइलैंड जापान के कब्जे में था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर टू में 1945 में हारा यहां पे जापान, उसके बाद जापान को जबरदस्त नुकसान हुआ। अब समझते हैं इन आइलैंड्स की हिस्ट्री को। 1855 में क्या सिचुएशन थी? 1855 में साइन हुई ट्रीटी ऑफ शिमोडा। ट्रीटी ऑफ शिमोडा के थ्रू जापान के पास चले गए साउदर्न कोरल, जो कि यहां पे आपको ये 1855 फोटो के हिसाब से देखिए तो 1855 में ये जो 4 सदर्न आइलैंड है ना, जिनको आज की डेट में नॉर्दर्न टेरिटरी बोलता है जापान, इनके नाम भी मैंने आपको बताए, ये चले गए किसके पास? जापान के पास। बाकी पूरी की पूरी आइलैंड चेन रशिया के पास। और ये जो सखालिन नाम का आइलैंड था, ये सखालिन नाम का आइलैंड पे डिस्प्यूट था। रशिया भी इसको क्लेम कर रहा था, जापान भी इसको क्लेम कर रहा था। ये बात है 1855 की, आज से 150 साल से भी ज्यादा पहले, लगभग 170 साल पहले। फिर आया 1875, हुई ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग में रशिया और जापान ने मांडवली कर ली। रशिया ने जापान को बोला कि तुम सारे कुरिल आइलैंड ले लो और सखालिन हो गया हमारा। तो 1875 में ये जो डिस्प्यूटेड आइलैंड था सखालिन, रशिया ने जापान से बोला कि सखालिन आइलैंड हमारा। रशिया नहीं बोलना चाहिए, उस समय पे सोवियत यूनियन बोलना चाहिए, बट मैं मतलब आप कह लो कन्वीनियंस के लिए रशिया ही बोल रहा हूं। तो रशिया ने पूरा सखालिन अपना कर लिया, जापान ने बोला ठीक है सखालिन तुम्हारा, लेकिन पूरे के पूरे कुरिल आइलैंड कामचटका तक ये जापान के। तो यहां पे पूरे कुरिल आइलैंड के ऊपर जापान का कब्जा हो गया। लेकिन जापान तो है कॉलोनियल कंट्री, मानेगा थोड़ी ना। 1905 में हुआ रशिया जापान का वॉर, और इस रशिया जापान के वॉर ने जापान ने रशिया को हरा दिया। समझ गए? ये 1905 की बात है। और जब इस रशो जापानीज वॉर ने, जापानीज ने रशिया को हराया था ना, उस समय पे इंडिया में एक खुशी की लहर सी दौड़ गई थी। इंडियंस को लग रहा था कि यार जब जापान जैसा देश रशिया जैसी ताकत को हरा सकता है, तो हम इंडियंस या अंग्रेजों को क्यों नहीं खदेड़ सकते? जी हाँ, उस समय पे लहर आई थी। अगर इंडियन इंडिपेंडेंस को पढ़ोगे ना, तो रशियो जापानीज वॉर का सिग्निफिकेंस बताया गया था हमारे फ्रीडम मूवमेंट में। जब जापान ने रशिया को हराया, इंडिया में भी कुछ लोगों को लगा कि हम इन अंग्रेजों को भगा सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या हुआ उस 1905 के रशो जापानीज वॉर का? जापान के पास साउदर्न सखालिन का कंट्रोल आ गया। अब समझो, 1905 में पूरा का पूरा कुरिल आइलैंड ऑलरेडी जापान के पास है, और आधा सकालिन, देखो सकालिन तो पूरी तरीके से रशिया के पास चला गया था कब? 1875 में। लेकिन जापान ने अब मौके पे चौका मारा, आधा सकालिन यहां पे कब्जा लिया। लेकिन अब जापान का, आप कह सकते हो कि
यू नो इविल माइंडसेट था भाई, किस प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होकर कितने लोगों को मारा काटा। और फाइनली 1945 में जब जापान हारा, तो जापान ने किया अनकंडीशनल सरेंडर। जापान बुरी तरीके से हार गया था, टूट गया था, न्यूक्लियर अटैक हो गया था। यो सोवियत यूनियन को यहां मिला मौका। सोवियत यूनियन ने पूरे कुरेल आइलैंड कब्जा लिए, और आधा सकालिन जिसके ऊपर जापान का कब्जा था वो भी कब्जा लिया। तो अब पूरा कुरेल आइलैंड इंक्लूडिंग साउदर्न टेरिटरीज रशिया के पास चली गई, सोवियत यूनियन के पास चली गई, सखालिन आइलैंड पूरा सोवियत यूनियन के पास चला गया। फिर आई 1951 में ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को। ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को साइन हुई थी जापान और अलाइड पावर्स के बीच में। सोवियत यूनियन ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया था। इस पर्टिकुलर ट्रीटी में यूएस यूके ने मजबूर कर दिया जापान को कि आप अनकंडीशनली सरेंडर करो, और जापान ने यहां पे अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया था। ठीक है। तो बेसिकली जापान ने जो अपनी सोवरेनिटी थी वो इन कुरिल आइलैंड्स के ऊपर छोड़ दी। लेकिन चूंकि सोवियत यूनियन ने यहां पे इस ट्रीटी को साइन नहीं किया था, तो ऐसा नहीं था कि सोवियत यूनियन की सोवरेनिटी आ गई थी इन आइलैंड्स पे, बट डिफॉल्ट बेस में अगर जापान ने छोड़ा है तो किसके पास जाएगा? रशिया के पास जाएगा। और देखो 1945 की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कहीं ना कहीं रशिया जीता था। तो अब रशिया जीता है तो कुछ तो लैंड अपने पास रखेगा। तो यूएस यूके वालों ने समझ लिया होगा कि चलो ये लैंड चला गया रशिया के पास, ठीक है ना, सोवियत यूनियन के पास, क्योंकि वो भी जीते थे, जापान हारा था, जापान वाज ऑन द लूजिंग साइड। तो जापान को तो नोचेंगे खाएंगे ही। तो जापान का ये हिस्सा चला गया था कहां पे? रशिया के पास, सोवियत यूनियन के पास। अब वो मिलना वापस मुश्किल है। अब आज की डेट में जापान कौन से बेसिस पे ये कुरिल आइलैंड्स वापस मांग रहा है? मैं फिर से बता दूं, ये जो पूरी की पूरी चेन है कुरिल आइलैंड्स की, ये वापस नहीं मांग रहा है। जापान बोल रहा भैया 4 ही आइलैंड दे दो साउथ के, वो भी नहीं मिल रहे यहाँ पे जापान को। जापान कौन से बेसिस पे क्लेम कर रहा है? देखो 1855 में जापान और रशिया ने जब ट्रीटी ऑफ शिमोडा साइन की थी, तब जो 4 साउदर्न मोन आइलैंड्स थे ना, वो किसके पास थे? जापान के पास थे। अभी मैंने आपको हिस्ट्री में बताया। तो यहां पे जापान यही क्लेम कर, देखो जापान को पता है कि भाई सखालिन तो छोड़ो, पूरा कोरिले नहीं मिलना। कम से कम जो 4 सबसे सादर्न आइलैंड्स हैं होकाइडो के पास, वो तो हम ले लें, वो भी नहीं मिल रहे यहाँ पे। ओके। इसीलिए यहाँ पे जापान फ्रस्ट्रेटेड है। जापान का बोलना है कि एक समय पे पूरा कुरिल हमारा था, चलो पूरा कुरिल मत दो, कम से कम साउदर्न कुरिल के 4 आइलैंड तो दे दो। वो भी यहां पे रशिया नहीं दे रहा। अब इस बीच में अगर आप देखो तो दोनों क्या स्टैंड पेश कर रहे हैं भाई? देखो सीधी बात है, पोर्ट्समाउथ ट्रीटी हुई थी 1905 में, रशो जापानीज वॉर में जापान जीत गया। तो उस समय पे अपनी जापान ने अपनी शर्तों के हिसाब से काम किया, कुरिल कब्जा लिया और आधा सखालिन कब्जा लिया। ठीक है। 1945 में हुआ याल्टा एग्रीमेंट। और याल्टा एग्रीमेंट आप कह सकते हो इसको फॉर्मलाइज किया गया 1951 की ट्रीटी ऑफ पीस विद जापान से। पोट्सडैम डिक्लेरेशन भी 1945 में आया था। पोट्सडैम डिक्लेरेशन ने यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन और चाइना ने अनकंडीशनली सरेंडर करवाया जापान से। फिर भाई 1951 में एक पीस ट्रीटी हुई जापान के साथ, और ओवरऑल सारे के सारे आइलैंड्स के ऊपर जापान ने अपना क्लेम छोड़ दिया। लेकिन डिफॉल्ट में क्लेम सोवियत यूनियन के पास चला गया। हालांकि सोवियत यूनियन ने पीस ट्रीटी साइन नहीं की थी। तो चूंकि सोवियत यूनियन ने जापान के साथ पीस ट्रीटी साइन नहीं की, तो टेक्निकली दोनों आज की डेट में वॉर पे हैं। आज की डेट में इस सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी को ही कोट करके ये जो रशिया है वो बोलता है कि भैया कुरिल आइलैंड्स हमारे हैं। जापान का बोलना है कि ठीक है भाई, हमने सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी साइन की, इसमें हमने अनकंडीशनली सरेंडर किया, कोरल आइलैंड के ऊपर भी अपने क्लेम को छोड़ दिया। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सोवियत यूनियन का क्लेम आ गया इन आइलैंड के ऊपर, क्योंकि सोवियत यूनियन ने तो सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी साइन ही नहीं करी थी। तो जब उन्होंने पीस ट्रीटी साइन करी नहीं, तो उनके पास कैसे क्लेम आ गया कुरिल आइलैंड का? ये यहां पे जापान का बोलना है। हालांकि सबको पता था कि क्लेम सोवियत यूनियन के पास जा रहा है, अब जापान का बोल के कुछ होने वाला है नहीं। तो अब आप देखोगे कि 1945 के बाद रिश्ते रशिया जापान के बहुत गंदे रहे। 1956 की बात है, जापान के प्राइम मिनिस्टर इचिरो हातोयामा गए सोवियत यूनियन, और वहां पे जाके उन्होंने बोला कि भैया ये जो 4 आइलैंड है ये तो हमको वापस कर दो। ऐसा बोला जाता है कि उस समय पे रशिया की लीडरशिप की तरफ से एक प्रपोजल उठाया गया, और उस प्रपोजल के चलते ये बोला गया कि ठीक है, एक काम करो, 2 आइलैंड हम आपको वापस कर देते हैं। मतलब उस समय के रशियन लीडर्स ने जापान से बोला कि ठीक है चलो, हम लोग यहाँ पे कुछ पीस ट्रीटी टाइप की साइन कर लेते हैं, अपने बीच का जो डिस्प्यूट है इसको खत्म कर लेते हैं, और हम आपको इन 4 आइलैंड में से 2 आइलैंड वापस कर देंगे। कौन से 2 आइलैंड को वापस करने की बात? तो रशिया ने बोला शिकोतान हबोमाई। ये रहा शिकोतान, ये रहा हबोमाई, ये 2 आइलैंड्स हम आपको वापस कर देते हैं। अब जापान ने बोला यार क्या उल्लू बना रहे हो, ये जो 2 बड़े बड़े आइलैंड से ओतोफूरो ये सब तो तुम कोनाशीर अपने पास रख रहे हो, तो ये 2 बड़े आइलैंड्स तुम अपने पास रख रहे हो, ये 2 छोटे छोटे पिद्दे भर के आइलैंड हमको वापस कर रहे हो, और ये सब क्या है, हमको 4 आइलैंड वापस करो। तो रशिया की तरफ से एक प्रपोजल आया था कि 2 आइलैंड वापस ले लो। जापान ने 2 आइलैंड वापस लिए नहीं। बाद में रशिया ने बोल दिया हम ये भी नहीं दे रहे।
उस समय पे सोवियत यूनियन था। तो सोवियत यूनियन की तरफ से ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे एक प्रपोजल रखा गया था जापान के सामने कि ये जो दो है ना, शिकोतान हबुमाई वापस ले लो, ये नीचे वाले जो दो हैं। जापान ने बोला नहीं यार, ये छोटे वाले आइलैंड वापस दे रहे हो, बड़े वाले आइलैंड वापस दो, ऐसा कैसे, चारों वापस दो। अब तो सोवियत यूनियन रशिया ओपनली बोलता हम कुछ वापस नहीं दे रहे, कोई डिस्प्यूट नहीं है, सारे आइलैंड हमारे, लो जापान ठिंगा। इनफैक्ट सोवियत यूनियन ने तो अपनी सिचुएशन को इतना, पोजीशन को इतना हार्डन कर लिया कि उन्होंने यही बोल दिया कि कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं, सब हमारा, कोरल हमारा, सखलिन हमारा, जापान को ठेंगा दिखा दिया। लेकिन 1991 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, तो उस समय पे मिखाइल गोर्बाचेव जब जापान गए थे, उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, जो यूएसएसआर है और जो रशिया है, वो इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ भाई, कोई तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। लेकिन रिकॉग्नाइज करने के बावजूद भी कोई आइलैंड जापान को वापस नहीं करे गए, और आगे वापस करे जाएंगे इस बात के चांसेस भी बहुत कम है। जापान यहाँ पे एक फेल्ड कॉज लड़ रहा है। देखिए, आज की डेट में जिसने जौन सा इलाका कब्जा रखा उससे क्या वापस मिल सकता है? अब चाइना ने तिब्बत कब्जा रखा, क्या तिब्बत वाले अब कभी अपनी कंट्री बना पाएंगे? चाइना ने अक्साई चीन कब्जा रखा है, इंडिया के लिए कितना मुश्किल है अक्साई चीन वापस लेना? ऑलमोस्ट ना के बराबर इंपॉसिबल है। जिस इलाके में घुसे वहीं से निकालना मुश्किल हो रहा है। और फाइनली 2018 में थोड़ी जापान के लोगों को बुद्धि आई, बेसिकली इनके लीडर्स को। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और जापान के प्राइम मिनिस्टर मिले ईस्ट एशिया समिट के समय पे। यहां पे जापान के प्राइम मिनिस्टर ने रशियन प्रेसिडेंट से बोला, पुतिन से, कि यार चलो एक काम करते हैं, ये 1956 के डिक्लेरेशन को फिर से निगोशिएट करते हैं। मतलब बेसिकली जापान ने बताया कि चलो यार, श्रीकोतान हबुमाई दे दो, लेकिन अब रशिया देने में इंटरेस्टेड नहीं है। रशिया का बोलना है कि 1956 में आपके साथ जो भी एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्थापित करने को हुआ था। हमने तो कभी बोला ही नहीं कि हम आपको श्रीकोतान हबुमाई देंगे। तो 1956 में, वही मैंने बताया ना आपको, टॉफी वाली स्टोरी, कि बच्चा बोल रहा है चॉकलेट खिलाओ, पापा बोल रहे टॉफी देंगे। तो टॉफी उस समय पे ली नहीं बच्चे ने। अब बच्चा बोल रहा टॉफी दे दो, तो बोल रहा है पापा कि भैया कौन सी टॉफी, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। तो कुछ ऐसा ही हो गया यहाँ पे जापान के साथ। तो अब जापान यहाँ पे कोशिश भी करेगा तो भी मिलने वाला नहीं है उनको शिकोतान हबोमाई, बाकी कुरिल तो छोड़ ही दो। लेकिन समय समय पे अगर आप देखो, देखिए यहाँ पे जापान की गलती, 1945 के वॉर में जो जापान हारा था, उसमें जापान का इरिवर्सिबल डैमेज हुआ था। उस कंडीशन में ना, एक विनिंग कंट्री ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है। क्योंकि देखो, 1945 के रशो वॉर में जापान ने मौका उठाया, आधा सखलिन कब्जा लिया। तो जब जापान हारा, तब यूएसएसआर ने मौका उठाया, और उसके बाद कोई जंग हुई नहीं, न्यूक्लियर वेपन वाला कांड हो गया। तब से जो इलाका जिसके पास है उसके पास ही रह गया है। तो इस समय पे बोला जा रहा है कि जो जापान है ना, वो एक फेल्ड कॉज को चेस कर रहा है, और इसीलिए इंटरनेशनल लॉ में रशिया को पूरी तरीके से अपोज कर रहा है जापान, तगड़ा प्रेशर डाल रहा है जापान रशिया के ऊपर। और ये चीज 22 अप्रैल की जो डिप्लोमेटिक ब्लू बुक है उसमें नजर आती है। लेकिन एक्सपर्ट्स का बोलना है कि देखो, कोरल आइलैंड तो यहाँ पे वापस मिलने वाले हैं नहीं जापान को। जरूरत से ज्यादा रशिया के ऊपर प्रेशर डालोगे तो जो बायलेटरल रिश्ते हैं वो और बिगड़ जाएंगे, और उसके चलते रशिया जापान से दूर हो जाएगा, और गहरी हो जाएगी रशिया चाइना की दोस्ती। तो इससे एक डिप्लोमेटिक फेलियर ही होगा, जापान को मिलने कुछ वाला नहीं है। ये यहाँ पे ओवरऑल बताया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन था दोस्तों। आई होप ये जो कुरिल आइलैंड की कहानी थी, आपको सुनने में मजा आया। मैंने डिटेल में इस कहानी को आपको समझाने की कोशिश की है। थोड़ी ट्रिकी कहानी है, तो मैंने इजीएस्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपके जो भी व्यू पॉइंट हो, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। इस पूरे के पूरे इशू में अगर आपके पास ऐसा कोई पॉइंट हो जो आपको लगता है मुझसे छूट गया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हो सके तो ज्वाइन बटन दबाएं, और अगर ज्वाइन बटन नहीं दबा सकते तो नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन एक्टिव हो गया, तो आप सुपर थैंक्स पे क्लिक करके भी हेल्प कर सकते हैं, अगर हेल्प करना चाहे तो। पढ़ते लिखते रहिए दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक और शेयर करोगे, उतना ही वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा। आप कमेंट करके वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हो, अपनी व्यू पॉइंट दे सकते हो। हैव अ ग्रेट डिफरेंस, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना। पढ़ते लिखते